नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द फ्यूजेस ऑपरेट ड्यू टू। जो फ्यूज होता है वो करंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से ऑपरेट करता है, या फिर करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट से, या फिर करंट की हीटिंग इफेक्ट से ऑपरेट करता है, या फिर नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा फ्यूज होता है वो करंट की हीटिंग इफेक्ट से ही ऑपरेट करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है फ्यूज। जब हम इस फ्यूज में लिमिट करंट से ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो ये जो फ्यूज वायर होता है ये क्या होता है, ज़्यादा हीट से मेल्ट होता है, जिससे ये वाला कंडीशन बनता है और सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और अगर हम डिस्कशन करेंगे करंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के बारे में, तो जो हमारा बैटरी होता है जिसको हम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से ही होता है। और जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो हमारा मोटर में होता है। जैसे कि अगर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टार्टर में, वो करंट क्या होता है, पहला मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिससे वो रोटर को घुमाता है। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो मोटर के लिए काम करता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है वो बैटरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए किया जाता है। लेकिन जो फ्यूज होता है उसको हम करंट की हीटिंग इफेक्ट से ही ऑपरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट पोल टाइप रोटर एज कम्पेयर टू सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर। देखो जो हमारा रोटर होता है वो नॉर्मली 2 टाइप का होता है। एक होता है सिलिंड्रिकल साइलेंट पोल टाइप रोटर, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। इसको हम नॉन साइलेंट पोल टाइप रोटर भी कहते हैं। तो ये दोनों के बीच में कंपेयर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है और एक्सियल लेंथ कम होता है। ये वाला फिगर ठीक से देखो, ये होता है साइलेंट पोल, इसका डायमीटर देखो ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है। लेकिन एक्सियल लेंथ देखो, इसका बहुत कम है, इसका एक्सियल लेंथ बहुत ही ज़्यादा है। सिलिंड्रिकल रोटर का एक्सियल लेंथ ज़्यादा है लेकिन इसका एक्सियल लेंथ कम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, जो हमारा साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है इसको हम लो स्पीड के लिए यूज करते हैं, और सिलिंड्रिकल को हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। और ये जो लो स्पीड होता है इसको हम हमारा हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है उसमें यूज करते हैं, और जो हमारा सिलिंड्रिकल टाइप रोटर होता है जिसको हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं उसको हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोटर विल मेक लिस्ट नॉइज। देखो इधर 4 टाइप ऑफ मोटर है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मोटर में क्या होता है, जो नॉइज होता है, साउंड होता है, वो सबसे कम लिस्ट सबसे कम होता है। कैपेसिटर मोटर में, या फिर यूनिवर्सल मोटर में, या फिर शैडेड पोल मोटर में, या फिर हिस्टैरिसीस मोटर में। तो इसका आंसर होगा जो हमारा हिस्टैरिसीस मोटर होता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें ये जब ऑपरेट करता है तो सबसे कम नॉइज बनता है, तो प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और जो कैपेसिटर मोटर होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जो सिंगल फेज मोटर होता है उसमें हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिसको हम कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं। और जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये हमारा एसी में भी काम करता है और डीसी में भी काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और जो शेडेड पोल मोटर होता है इसमें जो पोल रहता है उसका एक पार्ट क्या होता है, शेडिंग कॉइल होता है, इसीलिए इसको शेडेड पोल मोटर कहते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये बहुत कम रहता है, और इसका ओवरलोडिंग कैपेसिटी भी बहुत कम रहता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, हिस्टैरिसीस मोटर का साउंड सबसे कम है, इसीलिए इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं हिस्टैरिसीस मोटर को। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। देखो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, या फिर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, या फिर सेल्फ स्टार्टिंग तो होता है जब उसके साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है तब सेल्फ स्टार्टिंग होता है, या फिर नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका आंसर होगा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग तो होता है, कब होता है ना, जब उसके साथ एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फिगर। इसमें देखो ये मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसीलिए ये सेल्फ स्टार्टिंग है। अगर इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होगा, सिर्फ मेन वाइंडिंग ही होगा, तो ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, नेक्स्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तब सेल्फ स्टार्टिंग होता है जब उसके साथ एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्किट ब्रेकर द करंट
which exist at the instant of contact separation is known as। देखो जब एक सर्किट ब्रेकर क्या होता है, मान लो ये हमारा एक सर्किट ब्रेकर है, इसके थ्रू करंट आ रहा है, जब क्या होगा इस सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होगा तब ये जो सर्किट ब्रेकर है ये सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। जब ये सर्किट डिस्कनेक्ट होता है तब जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम क्या कहेंगे, सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के टाइम या फिर जो कॉन्टैक्ट होते हैं, दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेशन होते हैं, उस टाइम जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या, कौन सा इनमें से कौन सा करंट कहते हैं, रिस्ट्राइकिंग करंट कहते हैं या फिर सर्ज करंट कहते हैं या फिर ब्रेकिंग करंट कहते हैं या फिर रिकवरी करंट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब एक सर्किट ब्रेकर का जो दो ये देखो ये वाला सर्किट ब्रेकर देखो, इसमें एक है ये हमारा फिक्स्ड वाला है और ये हमारा मूवेबल वाला है। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में क्या होंगे ना, सेपरेट होंगे, अलग होंगे, तब जो करंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग करंट। मीन्स सर्किट ब्रेक होने के टाइम जो करंट बनता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग करंट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर आपको सर्किट ब्रेकर की फंक्शन के बारे में जानना है तो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा वायर, ये होता है, ये इसकी जब एक सर्किट नॉर्मल कंडीशन में होता है तब ये जो है ये इस पर एक लाइन में ही रहता है, जिससे क्या होता है ना, जो करंट होता है वो आसानी से सर्किट में फ्लो होता है। लेकिन अगर सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर ओवरलोड हो सकता है, जिससे क्या होगा ना, ये जो करंट था ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा तो इधर जो सिटी है, करंट ट्रांसफर सिटी है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर इधर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इधर भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इधर अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इधर क्या होगा ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएट होगा, जो क्या करेगा, ये जो इसको खींचकर इसको, ये जो सर्किट है इसको क्लोज करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा ना, ये क्लोज बन जाएगा। अगर ये सर्किट क्लोज बनता है तो ये जो मैग्नेट सर्किट है ये भी मैग्नेटाइज होगा, ये भी मैग्नेटाइज होगा। अगर ये मैग्नेटाइज होता है तो इसको क्या करेगा, दोबारा खींच के, ये जो देखो ये अगर मैग्नेटाइज हो रहा है, ये सर्किट मैग्नेटाइज हो रहा है तो ये जो इधर था ये वाला उसको खींचकर सेपरेट करता है, जिससे ये जो सर्किट है ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये जो करंट है ये इधर इतने तक आता है, उसके बाद नहीं आता है, क्योंकि इधर क्या आ गया, गैप आ गया, ओपन सर्किट हो गया, जिससे सर्किट क्या होता है ना, ओपन होता है और जो ये सर्किट सेव रहता है। तो जो करंट होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेक के टाइम उसको ब्रेकिंग करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंपाउंड डीसी मोटर द शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग एज कंपेयर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग विल हैव। देखो हम इस क्वेश्चन में कंपाउंड डीसी मोटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, जिस मोटर में शॉर्ट फील्ड भी होता है और सीरीज फील्ड भी होता है उसको हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो ये जो मोटर है इसमें देखो ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में जो होता है उसको सीरीज फील्ड कहते हैं, और इस आर्मेचर की पैरेलल में जो होता है उसको हम शॉर्ट फील्ड कहते हैं। तो इधर सीरीज फील्ड है और शॉर्ट फील्ड है, इसलिए इसको हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड मोटर है इसका शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड के बीच में हमें क्या करना है, हम शॉर्ट कंपेयर करना है। तो देखो जो हमारा शॉर्ट फील्ड है, एक बात याद रखो, जो शॉर्ट वाइंडिंग होता है, शॉर्ट फील्ड का जो वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, लेकिन जो सीरीज फील्ड होता है उसका रेजिस्टेंस कम रहता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका लेंथ भी ज़्यादा होगा, मीन्स नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा। तो इसीलिए देखो मोर टर्न रहेगा लेकिन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जो शॉर्ट फील्ड होता है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहता है, लेकिन जो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये जो डायमीटर वाला होता है, ये कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नो लोड कंडीशंस द करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी सेकंड जो एंडिंग है उसमें कोई भी लोड नहीं है, फिर भी ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें करंट क्यों फ्लो हो रहा है। तो इसका ये जो क्यों करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा कोरोना इफेक्ट से करंट फ्लो हो रहा है, या फिर कैपेसिटेंस इफेक्ट से, या फिर बैक फ्लो फ्रॉम अर्थ इफेक्ट से, या फिर स्पिनिंग रिजर्व से। तो इसका आंसर होगा जब एक ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लोड नहीं रहेगा सेकेंडरी में एंडिंग में, तब जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो करंट होता है वो कैपेसिटेंस जो इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में, उसी इफेक्ट से करंट प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे बनता है। देखो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, ये वाला फिगर देखो, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर का सिंबल है। दो कंडक्टर रहता है, उसके बीच में एक इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक रहता है। ठीक देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें एक ऊपर में एक वायर है, ये वाला वायर देखो ठीक से देखो,
ये एक वायर है, उसके नीचे और एक वायर है, बीच में एयर है। जो एयर होता है, हवा जो होता है, वो हमारा करंट का इंसुलेटर होता है, या फिर इसको हम डाइलेक्ट्रिक जैसा भी काम करता है। तो ऊपर में एक कंडक्टर, नीचे और एक कंडक्टर, बीच में क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक है, तो ये भी हमारा कैपेसिटर जैसा ही बिहेव करता है। इसीलिए ये जो कैपेसिटेंस इफेक्ट बनता है, इसी कैपेसिटेंस इफेक्ट से क्या होता है, नो लोड कंडीशन में भी करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें कब कोरोना इफेक्ट बनता है, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? उसमें हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, या फिर फेंट लिमिनस फ्लो ऑफ ब्लूइश कलर प्रोड्यूस होगा, या फिर ओजोन गैस डिटेक्ट करेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट होता है तो उसमें हिसिंग साउंड भी होता है, और जो फेंट लिमिनस ब्लूइश कलर, ये भी लाइट, ये वाला देखो, ये वाला जो लाइट का कलर है ये हमारा फेंट लिमिनस ब्लू कलर का है। और देखो इसमें क्या होता है, ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो ऑप्शन सी है, ओजोन गैस क्या होता है, जो ओजोन होता है उसका सिंबल है O3। देखो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसके चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, इसके साथ और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, O3। और अगर एक ऑक्सीजन O3 में बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और ये कब होता है ना, जब ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट होता है तब ये ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील स्ट्रैंड सराउंडेड बाय 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर विल बी स्पेसिफाइड बाय। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम कौन सा टाइप ऑफ वायर यूज करते हैं, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसी वायर को हम इधर यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम भी रहता है और स्टील भी रहता है। ये वाला फिगर देखो, ऊपर में जो रहता है ये जो वायर है ये हमारा एल्यूमिनियम का होता है, सेंटर में ये जो वायर है ये हमारा स्टील का होता है। जो स्टील होता है इसको हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, और ऊपर में जो एल्यूमिनियम होता है इसको हम करंट फ्लो करने के लिए यूज करते हैं। अगर लेकिन क्वेश्चन में है, अगर किसी ACSR कंडक्टर में 7 रहेगा स्टील का, ये जो बीच में जो स्टील है वो 7 रहेगा, और बाहर में जो एल्यूमिनियम है वो 25 रहेगा, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन हमें स्पेसिफाइड करेगा, ये जो वायर है हम कौन सी ऑप्शन में इस वायर को स्पेसिफाइड करेंगे? तो देखो 25/7 होगा, मीन्स जो ऊपर में जो एल्यूमिनियम होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 25 एल्यूमिनियम है तो पहले 25 लिखेंगे, उसके बाद 7, क्योंकि स्टील जो होता है स्टील को बाद में लिखते हैं, तो 25/7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज शॉर्ट सर्किटेड टू अवॉइडेड। देखो जो मान लो हमारा क्या है ना, करंट ट्रांसफार्मर है। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफर होता है, ये आपको याद रखना होगा। जो करंट ट्रांसफर या फिर CT होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज होता है। और अगर हम उस सर्किट को ओपन सर्किट रखेंगे, हम सब जानते हैं ओपन सर्किट में वोल्टेज और ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है ना, ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए जब हम किसी करंट ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं ना, हमेशा क्या करते हैं ना, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ही रखते हैं, जिससे क्या होगा ना, हाई वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम उसको ओपन सर्किट रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, एक से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मीन्स उसका सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज है, पहले से ही ज़्यादा वोल्टेज है, उसके बाद भी अगर हम उसको ओपन सर्किट रखेंगे तो और भी ज़्यादा वोल्टेज होगा, जिससे ये ट्रांसफार्मर जो CT करंट ट्रांसफार्मर होता है वो डैमेज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो CT होता है इसको हम हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा करंट हमें मेजर करना होगा तो हम करंट ट्रांसफार्मर CT का यूज करते हैं, जो क्या करता है ना, स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है। अगर वोल्टेज स्टेप अप होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में तो करंट का डाउन होता है। उसी लो करंट को एमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है, और उसका रेशियो के मुताबिक हम मेजर करते हैं कि उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।